ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पॉलिटी, संविधान। ये क्लास आपको आगामी होने वाली परीक्षा यूपीएसआई, पुलिस, बीडीओ, सुपर टेट, जो भी आप आगामी जो भी परीक्षा होंगी उसमें उसके लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए तभी वीडियो मिल पाएगी यूट्यूब पर। आइए देखते हैं आज हम लोगों को आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र हम लोग आज जो चर्चा करेंगे टॉपिक है हमारा संघ तथा राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, यूनियन, हाँ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1 से हम आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहा गया? बिल्कुल प्रिया जी, इसे में कहा गया इंडिया दैट इज भारत। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया दैट इज भारत। हाँ, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जिसे हम इंडिया कहते हैं वही क्या है? हमारा भारत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया जी। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जिसे हम इंडिया कहते हैं वही क्या है? भारत है हमारा। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 1 में कहा गया। और वो भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा। वो भारत कैसा होगा? वो भारत राज्यों का संघ होगा। आप देख रहे हैं कि राज्यों का संघ होगा। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं हम लोग। संघ, जिसे हम संघ कहते हैं, हमारे यहाँ जो संघ है वो यूनियन है। अभी हम देखेंगे हमारे यहाँ जो संघ की कल्पना आई है वो किस रूप में आई है? यूनियन के रूप में आई है। और ये संघ कैसे बनेगा? राज्यों से मिलकर बनेगा। राज्य कितने हैं हमारे यहाँ? 28 राज्य। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। कुछ नया तब्दील हुआ हो तो बताइए भाई, हुआ है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर संघ के बारे में बता रहा है। एक संघ होता है जिसे हम यूनियन कहते हैं। बिल्कुल वही है, तब ठीक है। आज आप लोग नोट कर लीजिए, कितने राज्य हैं? 28। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। जिसे हम संघ कहते हैं, 2 रूपों में संघ है। विश्व में 2 रूपों में संघ विद्यमान है। एक तो है जो है यूनियन के रूप में, एक किस रूप में है? यूनियन के रूप में। और दूसरा किस रूप में है? फेडरेशन के रूप में। दूसरा किस रूप में है? फेडरेशन। हमारे यहाँ जो संघ है वो यूनियन है। क्या है? यूनियन है। आइए देखते हैं यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है। हम इस समय देखेंगे यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है। देखिए यूनियन में क्या है? यूनियन में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे ये हमारे यहाँ क्या है? ये है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो शक्तियां हैं, ये सेंटर है। इस सेंटर शक्तियां किसको दिया है? ये 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। तो शक्तियां हमारे यहाँ केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, अर्थात इन राज्यों को शक्तियां किससे मिली हैं? केंद्र से मिली हैं। ठीक है, तो ये इनको हमारे यहाँ क्या है? अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ संघ को जो है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है क्योंकि यूनियन है। और हमारे यहाँ राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। नहीं, हमारे साथ ये समस्या है इसलिए हम संघ का निर्माण कर रहे हैं। राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है? राज्यों का निर्माण किसने किया है? संघ ने किया है। आज आप देखेंगे अभी कि अगर किसी नए राज्य को उत्पत्ति करना हो या किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नए राज्य के क्या कर सकता है?
किसी नए राज्य को सृजन कर सकता है। बिल्कुल, वॉइस सही नहीं, वॉइस तो जानी चाहिए, सबकी समस्या है, सबकी समस्या है वॉइस की। रिंकी जी के अलावा सही है। रिंकी जी थोड़ा तब आप जाइए, आप थोड़ा सा उसमें चले जाइए, नेटवर्क में चले जाइए रिंकी जी, क्योंकि मेरी तरफ से तो सही लग रहा है सारी चीजें, मेरी तरफ से नहीं कोई समस्या है, वॉइस मेरी तरफ से फुल नेटवर्क है, सारी चीजें हैं। ठीक, आइए, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ संघ है, उस संघ को हम क्या कहते हैं? उस संघ को हम यूनियन कहते हैं। उस संघ को हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। ये देखिए, ये राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं हमारे यहाँ, और इन राज्य को जो शक्तियां मिल रही हैं ये सेंटर, केंद्र से मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? केंद्र। और इन राज्यों को सृजन किसने किया है? केंद्र ने किया है। ये जो राज्य हैं, विभिन्न 28 जो राज्य हैं, इन राज्यों का सृजन केंद्र ने किया है। ये आपस में समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए जो हमारे यहाँ का संघ है, जो हमारे यहाँ का संघ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनियन कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम अपने संघ को, नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम अपने संघ को यूनियन क्यों कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा संघ है वो यूनियन क्यों है। ठीक, यूनियन। और अमेरिका, जैसे अमेरिका में है, वहां पे फेडरेशन है। वहां फेडरेशन का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वहां जैसे कि 52 राज्य है, इस समय कितने राज्य हैं? 52 राज्य हैं। ठीक है, 52 राज्य हैं, तो ये 52 राज्य हैं, ये आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे, झगड़ा लड़ाई करने लगे। ठीक है, और जैसे इस राज्य वाला यहाँ पर व्यापार करना चाह रहा है तो बड़ी मुश्किल होता था उसको व्यापार करने में, यहाँ तक जाने के लिए। यहाँ का राज्य यहाँ नहीं आ पाता था, यहाँ का राज्य यहाँ नहीं जा पाता था व्यापार करने, यहाँ का राज्य यहाँ नहीं जा पाता था व्यापार कर पाने। तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि हम सबको क्या करें, एक समझौता करें, और समझौता करके क्या करें? संघ का निर्माण करें। तो यहाँ पर जो अमेरिका का जो संघ है वो क्या है? वो सभी राज्यों ने आपस में समझौता किया, और राज्य से शक्तियां किसकी तरफ आई? केंद्र की तरफ आई। राज्यों ने शक्तियां किसको दिया? केंद्र को दिया। अब आपकी समझ में आ गया होगा यूनियन और संघ में क्या अंतर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, यहाँ पर जो शक्तियां आई हुई हैं वो केंद्र से, वो राज्य से केंद्र की तरफ आई हुई हैं। अर्थात यहाँ पर राज्यों को स्वतंत्र होने का भी अधिकार है। हाँ, वो आपसी समझौते का परिणाम है। जी माला जी, बिल्कुल, ये आपसी समझौते का परिणाम है। जो राज्य हैं यहाँ पर, ये आपसी समझौते का परिणाम है। अर्थात इनको राज्य ने नहीं सृजित किया, बल्कि संघ को राज्य ने सृजित किया। ठीक है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास हैं, जैसे आपका विदेश सेवा हो गया, सुरक्षा हो गई, विदेश हो गया, सुरक्षा हो गई। हाँ, ये सब सारी शक्तियां क्या हैं? केंद्र के पास हैं। और ऐसा संघ किसका है? यूएसए का है। ऐसा संघ किसका है? यूएसए का है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, हमें जहां तक लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक, अगर हम पूछे, अब आपकी समझ में, अब तक तो आप जानते रहे होंगे सिर्फ यही कि भाई जो है हमारा देश जो है वो संघ है, और इंग्लिश में उसे हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे हम यूनियन कहते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब आप लोग हो सकता है न जानते रहे हों, लेकिन अब आपकी समझ में आ गया हो यूनियन क्यों है। यूनियन इसलिए है कि हमारे यहाँ जो संघ बना है, हमारे यहाँ जो राज्य हैं, उनको संघ ने निर्मित किया है। जबकि फेडरेशन में क्या है कि राज्यों ने संघ को निर्मित किया है। ठीक, राज्यों ने किसके निर्मित किया है? संघ को निर्मित किया है। ठीक, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको फेडरेशन कहा जाता है, और यहाँ पर क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जो इंडिया है वही भारत है, और ये भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 2 में संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे संघ में क्या कोई बाहरी राज्य आ सकता है?
उसकी एंट्री हो सकती है राज्य, या नहीं आ सकता है। तो उसके लिए प्रावधान किसमें निहित है? संघ में निहित है। और ये शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। हम आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ नियम या कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है नियम बनाने की शक्ति। और संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है बताइए आप लोग, संसद किससे मिलकर बनती है? जी सर। चलो लिखते रहो, मुझे केवल कुछ रीडिंग नोट करा दो, लाइन जाएगी। तो अभी तो सर क्लास चल रही है, क्लास आप 7 बजे तक रहेगी। 7 12 7 19 7 तो हो गए। वो 8 बजे तक रहेगी सर। 8 तक रहेगी। और किसी को नहीं पता कौन सा मीटर है आपका? मीटर तो हमारा यही है सर। हाँ तो ये वाला वो है, स्लो चल रहा है ये डिजिटल थोड़ी है आपका। सर ये स्लो नहीं चल रहा है, कल मैंने फिर इसको अभी चर्चा करना पड़ता थोड़ी देर। ठीक है सर, मैं आधे घंटे बाद चर्चा करूंगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, लोकसभा राज्यसभा और क्या है इसमें? लोकसभा राज्यसभा और क्या है बताइए भाई? लोकसभा प्लस राज्यसभा और किससे मिलकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। और संसद क्या होती है? यही संसद क्या करती है? नियम बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, ये शक्ति किसमें निहित है? ये शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। ठीक, संसद को अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद को यह शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? कि वो किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, या उसकी सीमा को क्या कर सकती है? उसकी सीमा को घटा सकती है। या राज्य की सीमाओं में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सीमाओं में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। उसके नाम में भी क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। उसके नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। तो किसको शक्ति प्राप्त है? ये शक्ति प्राप्त है, संसद को शक्ति प्राप्त है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद 3 में कहा गया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 3 में। यहां से अब आपको लर्न करना पड़ेगा ही। ठीक, अब अनुच्छेद 1 में क्या है? अब आप लोग बताते हुए चलेंगे, अब यहीं से चर्चा पूरा बढ़िया चलती रहेगी। अनुच्छेद 1 में होगा इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संघ में, संघ मतलब संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, उसकी सीमा को घटा सकती है, उसमें नए उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है ये शक्ति? संसद को प्राप्त है। ठीक, तो ये 3 अनुच्छेद आपका क्लियर हुआ। अनुच्छेद 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किसी नए राज्य का संशोधन करती है, बिल्कुल प्रिया जी, किसी नए राज्य का सृजन करती है, तो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा
कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संविधान संशोधन, अनुच्छेद किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 4 द्वारा साधारण बहुमत से तथा अनुच्छेद 2-3 में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी राज्य का सृजन करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हम किसी नए राज्य का सृजन करने के लिए क्या करते हैं, साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का सृजन हम कर देते हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है आप लोगों के, किसी को कोई दिक्कत? आज हम लोगों ने अभी तक अनुच्छेद 1 देखा, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 देखा, क्या है अनुच्छेद 2 में भाई? अनुच्छेद 2 जो है ये संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना है। संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? संघ क्या कर सकता है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके क्या कर सकता है, नए राज्य का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संविधान संशोधन, 2 और 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। किसकी श्रेणी में नहीं आएगा? संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, 4 अनुच्छेद तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आइए, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या है? नोट करिए, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र है। और किस भाग में है ये? किस भाग में है बताइए? बिल्कुल रिंकी जी, सही ने बताया आपने, भाग 1 में है। किस भाग में है? भाग 1 में है ये। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया वो चर्चा ये किया, भाग 1। भाग 1 इसमें हमने बताया कि आपको किस कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 तक है। ये पूरा लर्न कराने की हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों से मैंने कहा पूरा लर्न कराऊंगा 51 तक। ठीक, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है भाई? भारत नए राज्यों को क्या कर सकता है? बाहरी राज्यों को भारत में प्रवेश कराने की शक्ति किसकी है? संसद की है। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत संसद को यह शक्ति प्राप्त है किसी राज्य की सीमा में, उसके नाम में, सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, 2 राज्यों से नए राज्यों का सृजन कर सकती है। ठीक, नाम परिवर्तन, बिल्कुल प्रिया जी आपने एकदम सही बताया। ये सब शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद कोई कार्यवाही कर रहा है, अर्थात नाम में परिवर्तन कर रहा है, अर्थात उसकी सीमा में राज्यों के परिवर्तन कर रहा है, तो ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। संविधान संशोधन की श्रेणी में ये नहीं आएगा। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में है। और इस तरह के कार्य करने के लिए संसद को विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। इतनी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बन रही है, आप जान लीजिए, इसीलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं, इस पर डिस्कशन करते हुए चल रहा हूं। ठीक, अब आइए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, भारत पाक विभाजन के समय भारत में 522 रियासतें थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ तो उस समय कुल कितनी देशी रियासतें थी? 522 देशी रियासतें थी। ठीक, यहां पर है 522 देशी रियासतें थी।
लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया कि जो देशी रियासतें भारत के साथ जाना चाहती हैं वो भारत के साथ इंक्लूड हो जाएं। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है भाई। जो इन 522 में से जो भारत के साथ आना चाहती हैं वो भारत के साथ, जो पाकिस्तान के साथ आना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ चली जाएं। वो भारत में अपना विलय करें, अर्थात जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना विलय करें। सॉरी 552, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 552 है। बिल्कुल बिल्कुल माला जी आपने सही कहा, 552 है। ठीक, 552 रियासतें थी और जो भारत में आना चाहती हैं वो भारत में है और जो भारत पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं। ठीक, तो 552 में से 549 रियासतों ने तो भारत में विलय के लिए स्वीकार किया कि भाई हम भारत के साथ रहेंगे। ठीक, 549, हाँ 552 में से 549 ने तो क्या कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, लेकिन 3 ने जो है भारत के साथ विलय के लिए कुछ शर्तें रखी या अंत में उनके साथ कोई कार्यवाही करके उन्हें भारत का अंग बनाया गया। वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी और कश्मीर रियासत थी। आइए, हाँ तो अब प्रश्न ये पूछा जाता भाई हैदराबाद रियासत को कैसे मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा एक्शन लेकर के मिलाया गया हैदराबाद को। वहां पर विद्रोह हो गया था, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग एग्जाम में नहीं आता है, बस थोड़ी सी। और मिलाने का काम कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है। जूनागढ़ में क्या किया गया? जनमत किया गया। तीनों को याद रखना, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, और कश्मीर को किस आधार पर किया गया था? विलय पत्र के आधार पर किया गया था। इसीलिए कश्मीर के लिए एक अलग अनुच्छेद बना था 370, उसी से समस्या बनी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का शेष भारत में विलय एक विशुद्ध प्रक्रिया का परिणाम था। कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए, जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। जो राज्य हैं, मैंने बताया कि राज्य को सृजित करने का अधिकार किसको है? सेंटर को है। तो ये कहा गया संसद को है, संसद राज्यों को पुनर्गठन भाषा के आधार पर करिए। तो भाषा के आधार पर करने का मतलब कि बहुत सारे राज्य हो जाते, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे यहाँ। ठीक, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया और आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948 में किया गया, जिसका क्या नाम था? एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग। ये एस.के. धर कौन थे? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में जून 1948 में क्या किया गया? इस आयोग का, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इन्होंने क्या अपना निष्कर्ष दिया, आइए देखते हैं। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ना होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अर्थात हमें प्रशासन करने में यदि सुविधा हो रही है, हम 2 राज्यों, मतलब जो कुछ बड़े राज्यों का भी क्या कर सकते हैं? हम सृजन कर सकते हैं। अर्थात एस.के. धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया। अभी आपको बताएंगे, एक था दक्षिण भारत का रथालू जो है, उसने बहुत दिन तक अनशन किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का सृजन हुआ। अभी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, दिसंबर 1948 में एक समिति का फिर गठन किया गया और इस समिति में JBP समिति के नाम से इसे जाना गया। इसने भी JBP समिति, JB मतलब जवाहरलाल नेहरू थे इसके सदस्य, बी का मतलब पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो दिसंबर में ही 1948 में एक और समिति का गठन किया गया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्रम है, पूरा क्रम ध्यान रखिएगा। इसके धर आयोग का गठन कब किया गया था? जून 1948 में, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। फिर उनकी जगह पर दिसंबर 1948 में JBP समिति का गठन किया गया, जिसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की बात की। जेपीबी में मतलब क्या है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट में 1949 में पेश की तथा कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने स्पष्ट कह दिया। इन आयोगों की प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या हुआ, दक्षिण भारत में अनशन होने लगे। और एक व्यक्ति था जो दक्षिण भारत का, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी था, जिसका नाम था पोट्टी श्री रमालू। पोट्टी श्री रमालू, देखिए, हाँ रमालू था ये। इसने 56 दिन तक अनशन किया, जिसके फलस्वरूप क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु से चारों तरफ जो है बड़ी जो है आंदोलन होने लगे, जिसके आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने फिर एक आयोग का गठन किया, जिसे किस नाम से जाना गया, फजल अली आयोग। तो सबसे पहले किस आयोग का था, एसके धर आयोग, उसके बाद जेपीबी कमेटी, उसके बाद फजल अली आयोग या अली आयोग। इसने 1 अक्टूबर 1993 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के गठन की बात किया और कहा इसे भाषा के आधार पर क्या कर दीजिए, अलग कर राज्य की बना दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। इस प्रकार आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और कौन सी भाषा थी, तेलुगु भाषा थी। कौन सी भाषा थी, तेलुगु भाषा थी। ठीक, हाँ, आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी राज्य के रूप में किया गया। इस कारण अन्य राज्यों से भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे और आंदोलन हुआ और राज्यों ने कहा कि भाई हमारे राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, क्योंकि हमें शासन करने में उसमें सरलता होगी। तो फजल अली अध्यक्ष थे। फिर 1953 में एक जो दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली थे, के.एम. पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे सदस्य उसके। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया तथा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को ठुकरा दिया। एक भाषा नहीं, उसमें कई भाषाओं को जो है सम्मिलित किया जाएगा। और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1956 में देखिए, 1956 में क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन, इसको नोट करिएगा। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, नए राज्यों के गठन से संबंधित है। उस समय कितने राज्यों का गठन किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। अच्छा ये बताइए, ब्रिटिश प्रांत में कुल कितने राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत में कुल 11, ब्रिटिश साम्राज्य में कुल 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 11। जब इतिहास पढ़ाने लगेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल प्रीति जी 11 थे। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य थे प्रारंभ में जो गठित हुए थे, आज आप देखिए। आंध्र प्रदेश था, असम था, बिहार था, बंबई था, जम्मू कश्मीर था, केरल था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, मैसूर था, उड़ीसा था, पंजाब था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, और अंत में कौन था, पश्चिम बंगाल था। ठीक, और वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य था, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, अंडमान निकोबार थे, दिल्ली थे, हिमाचल प्रदेश था। उस समय देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं था, उस समय क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। लक्षद्वीप था, मणिपुर देखिए, और त्रिपुरा भी क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय राज्य की श्रेणी में नहीं थे। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जो है अच्छी कंडीशन में आप लोग पहुंच रहे हैं जानकारी के मामले में, इसलिए थोड़ी सी चुभने में दिक्कत हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। 1956 के बाद बने राज्य व संघ राज्य। आइए देखते हैं आज कितने राज्य हैं, कुल 28 हैं। 28 राज्यों तक हम आज सफर करेंगे, तब किसका निर्माण हुआ। हाँ, सबसे पहले तो 1960 में हम देखते हैं कि बंबई में मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन किया गया। आप नोट करिए, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का जो है 2 नए राज्यों का सृजन किया गया।
10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादर नागर हवेली को संघ राज्य का दर्जा बनाया गया। दादर नागर हवेली को संघ राज्य। गोवा और दमन दीव को 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में संघ राज्य का दर्जा दिया गया। इनको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनको उतना जरूरी नहीं है। 1987 में आप देखेंगे, 1987 में चल करके गोवा राज्य बनेगा और कौन सा राज्य बनेगा? 25वां राज्य बनेगा। 15वां राज्य कौन बना था? गुजरात बना था। यहां नोट कर लीजिए, 15वां राज्य कौन था? ये गुजरात था। ठीक। और 25वां राज्य कौन था? गोवा था। 1962 में पुडुचेरी को भी संघ राज्य बना दिया। संघ राज्य को उतना मत जानिए आप, लेकिन राज्यों को पढ़ते रहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है बन रहा है। 1963 में नागालैंड का गठन नागा पहाड़ी तथा असम के त्वेंसांग क्षेत्र को मिला किया गया। तो नागालैंड का कब हुआ? 1963 में हुआ। और कौन सा राज्य बना? ये 16वां राज्य बना। नागालैंड कौन सा राज्य बना? 16वां बना। 1966 में संशोधन करके जो है संसद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का गठन किया गया। किसका किसका गठन किया गया? चंडीगढ़ का गठन पंजाब राज्य से किया गया। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, चंडीगढ़ का गठन किससे किया गया था? पंजाब से किया गया था। हरियाणा इस क्रम में देखेंगे हमारा 17वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय का गठन हुआ। 1972 में किसका हुआ? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन हुआ। किसका किसका हुआ? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन हुआ। मणिपुर 19वां राज्य है, त्रिपुरा 20वां राज्य है, मेघालय 21वां राज्य है। अब आप देखिए, कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये आप पूरे राज्यों की जो है हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, अभी 5 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, अभी देखिए आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां से राज्यों को लेकर के। तो हम लोगों ने कितने राज्य तक देख लिया? 21 राज्य, 21 राज्यों का सृजन हम लोगों ने कर लिया। कितने राज्यों का? 21 राज्यों का सृजन कर लिया। ठीक। अब देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। नोट करिए, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 1974 में क्या दिया गया? संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे किस राज्य का दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। तो आप सिक्किम को लर्न किए रहिएगा कि सिक्किम भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य की श्रेणी में रखा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वें राज्य संविधान संशोधन द्वारा इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दे, और जबकि 25वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माला जी, आपने सही बताया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे मिजोरम 1987 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा तो आप जान ही रहे हो, 25वां राज्य पहले चर्चा कर चुके हैं। और मिजोरम को 23वां राज्य दिया गया 1987 में, और अरुणाचल प्रदेश को भी 24वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो 28 राज्य तक आप 25 राज्य तक आप पहुंच चुके हैं। और फिर जैसा कि मैंने 1/9/15 डेट लर्न कराया था ना कहीं पर, 1/9/15, 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 तारीख को झारखंड। महीना था नवंबर। महीना कौन सा था? नवंबर था। और 2000 को 3 नए राज्यों का सृजन किया गया, जिसे 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य। पूरे 28 राज्य की हिस्ट्री मैंने आपके समक्ष रख दिया। ठीक। फिर 2014 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा दिया गया। किस राज्य का? 29वें राज्य का। अब भाई 28 राज्य कैसे रह गए? तो 28 राज्य इसलिए रह गए कि इसमें एक और संविधान संशोधन किया गया। आगे आइए देखते हैं। 2019 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया?
संघ शासित प्रदेश का 2019 में। पहले ये राज्य था, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और 2020 में दमन दीव को मिलाकर दादर नागर हवेली में क्या कर दिया गया, एक संघ शासित प्रदेश में बना दिया गया, दमन दीव तथा दादर नागर हवेली को मिलाकर के। इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे यहाँ वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, जो भी हैं ऑनलाइन क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो हमारे राज्य के नाम में परिवर्तन हुए हैं, कब कब किन किन राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए, इसे भी देख लीजिए। संयुक्त प्रांत पहले किसे कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को। जो उत्तर प्रदेश था अंग्रेजों के समय में क्या कहा जाता था? इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1950 में इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। और मद्रास को किस नाम से जाना गया? मद्रास को पहले जो तमिलनाडु है इसे किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। 1969 में इसका नाम बदल करके तमिलनाडु किया दिया है। देखिए लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है 1973 से जाना जा रहा है। इसके पहले क्या जाना जाता था? लक्षद्वीप। किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप। कर्नाटक, जिसे हम आज कर्नाटक कहते हैं, ये 1973 के पहले किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से जाना जाता था। जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अब जिसे कहा जाता है। 1992 से यह नाम आया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उत्तराखंड 2006 में बना, उसके पहले क्या था? इसे उत्तरांचल कहा जाता था। पुडुचेरी 2006 में बना, उससे पहले पांडचेरी था ये। उड़ीसा 2011 में बना, उससे पहले क्या था? उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। ठीक, तो ये कुछ जानकारी थी जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित थी, हमने आपके सामने